हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। 003 का ब्लॉक 4 शुरू करेंगे आज। और ब्लॉक 4 में सबसे पहले यूनिट 1 है जो उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू असेसमेंट एंड टेस्टिंग। इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं टॉपिक्स। उसमें पर्सनालिटी असेसमेंट की हिस्ट्री पहले डिस्कस करेंगे और असेसमेंट का इन्फ्लुएंस क्या हुआ था, उसके बाद क्या पर्पस है, हम पर्सनालिटी असेसमेंट क्यों करते हैं, मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट क्या है, पर्पस ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट क्या है और कौन कौन से मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है किसी भी टेस्टिंग इक्विपमेंट में। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से कौन सी टूल्स यूज़ करते हैं किसी की पर्सनालिटी के बारे में जानने के लिए, उससे डेटा कलेक्ट करने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम क्या क्या चीज़ों का यूज़ करते हैं। हम वर्बली भी पूछते हैं, हम रिटर्न में भी लिखवाते हैं, हम कुछ टेस्ट भी लेते हैं जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं जैसे कि प्रोजेक्टिव वगैरह। तो वही चीज़ें अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या रीज़न है, क्या पर्पस है और ये शुरुआत कैसे हुई थी असेसमेंट करने की पर्सनालिटी की। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, क्योंकि अब ये ख़त्म होने वाला है। आपके पूरे यूनिट को समराइज़ करने वाले हैं इस ब्लॉक में। तो जितना भी अब तक हमने समझा है उसकी वजह से हमें ये चैप्टर थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। इंट्रोडक्शन में इसमें ये बोला हुआ है कि जो पर्सोनोलॉजिस्ट होते हैं, पर्सोनोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जैसे हम साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, जो साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं, अप्लाई करते हैं, जो पर्टिकुलरली पर्सनालिटी की फील्ड में जो पर्सनालिटी को स्टडी करते हैं उनको हम पर्सोनोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब ये किसी की पर्सनालिटी को स्टडी करते हैं तो उसमें एक मेजर पार्ट होता है इंडिविजुअल डिफरेंस का। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब सबकी अलग अलग पर्सनालिटीज क्यों हैं। अगर सबकी सेम हो पर्सनालिटी, सब कुछ सेम हो, तो इसके ऊपर स्टडी करने की जरूरत ही ना पड़े। एक बंदे को स्टडी कर लिया, सबके ऊपर हमें आंसर मिल गया। लेकिन इतनी स्टडी, इतनी रिसर्च क्यों हो रही है पर्सनालिटी पे? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें इतनी सारी स्टडीज, इतनी सारी टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं, क्योंकि हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ अलग मिलता है। पर्सनालिटी कुछ अलग होती है हर किसी की। तो यहाँ पे दो चीज़ें मेन है जो पर्सोनोलॉजिस्ट को डील करना पड़ता है। एक तो ये है कि फर्स्ट इज द वेज इन विच पीपल आर डिफरेंट। पहली चीज़ ये है कि लोग किस तरीके से अलग हैं, उनमें क्या चीज़ें अलग अलग हैं, कौन सी आदतें अलग हैं, कौन से ट्रेट्स अलग हैं। जैसे कि ट्रेट्स देखते हैं हम, टाइप देखते हैं, मोटिव्स देखते हैं, वैल्यूज़, उनकी वैल्यूज़ कैसे अलग हैं, उनके टेम्परामेंट्स कैसे अलग हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि अलग है क्या, और सेकंड चीज़ क्या होती है कि किस तरीके से हम उसको मेजर कर सकें। जो चीज़ उनमें अलग है हम उसको कैसे मेजर करें, कैसे हम पता करें कि कितना डिग्री का डिफरेंस है, कितना अलग है, पर्सन ए पर्सन बी से कितना अलग है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं असेसमेंट। तो बेसिकली अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम असेसमेंट की ही बात कर रहे हैं, इसलिए असेसमेंट हम करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये चीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे पता करें कि लोगों के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस कितने हैं और कैसे उसको मेजर कर सकते हैं। फॉर्मल पर्सनालिटी असेसमेंट नॉट ओनली मेक्स इट पॉसिबल टू obtain information about individual difference in a meaningful and exact manner, but also makes it possible to communicate this information to others। अगर एक अच्छा पर्सनालिटी असेसमेंट डिवाइस आपने बनाया है, चाहे वो क्वेश्चनर हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो कोई भी टेस्ट हो, अगर वो एक अच्छा फॉर्मल पर्सनालिटी असेसमेंट टूल है तो वो ना तो आपको खाली अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा किसी के बारे में, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देगा, एग्जैक्ट देगा, बट उसको दूसरे को कम्युनिकेट करना भी आसान हो जाएगा और क्लियर, अनएम्बिगुअस मतलब क्लियर, क्लैरिटी के साथ आप उसको दूसरे को कम्युनिकेट कर पाओगे। तो ऐसा पर्सनालिटी असेसमेंट टूल जो अच्छे से मेजर करे और उसका जो रिजल्ट है वो किसी और को समझाने में, कम्युनिकेट करने में भी वो हेल्प करे, उसको हम एक प्रॉपर पर्सनालिटी असेसमेंट डिवाइस या टूल मानेंगे। द असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी इज मेड थ्रू मेजरिंग। जब भी हम किसी की पर्सनालिटी असेस करते हैं हम चार चीज़ें उसमें मेजर करते हैं। सोशल ट्रेट्स या टाइप आप कह लो, या तो उसके टाइप या सोशल ट्रेट्स। दूसरा हो गया मोटिव्स। मोटिव्स मतलब उसके क्या मोटिव्स हैं लाइफ में, वो किस चीज़ की वजह से मोटिवेट होता है अपने, उसके लाइफ में मेन मोटिवेशन क्या है। वैल्यूज़ भी होती हैं,
कि वो किस चीज़ को बिलीव करता है, किस चीज़ को सही मानता है, किस चीज़ को गलत मानता है। और फिर आता है एडजस्टमेंट, कि कैसे वो अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करता है। तो जब भी हम किसी की पर्सनैलिटी को मेजर करते हैं तो हमें ये सब चीज़ों को मेजर करना पड़ता है। असेसमेंट जो है वो रिलायबल और वैलिड होनी चाहिए, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये थी इंट्रोडक्शन। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस यूनिट में? पर्सनालिटी असेसमेंट को डिफाइन करा, इंडिविजुअल डिफरेंस को डिस्क्राइब करा है, और मेजर्ड इन पर्सनालिटी असेसमेंट में क्या इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं और कैसे मेजर करते हैं। हिस्ट्री क्या थी, शुरुआत कैसे हुई थी, और मीनिंग और पर्पस क्या है पर्सनालिटी असेसमेंट का, और कौन से क्राइटेरिया होते हैं एक अच्छे असेसमेंट टेस्ट के। तो चलते हैं आगे, हिस्ट्री से शुरू करते हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं काफ़ी सारे। अगर मैं इसमें आपको ईयर वाइज लेके चलूँ तो हम लोग 1000 BC से शुरू करेंगे। आप इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हो। 1000 BC में क्या हुआ था? रिटन टेस्ट इंट्रोड्यूस किया था चाइनीज गवर्नमेंट ने, जब वो सिविल सर्विसेज की पोजीशंस फिल करवा रही थी। जैसे सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, तो ये शुरुआत हुई थी चाइना में 1000 BC में। उनको सिविल सर्विसेज की पोजीशन फिल करनी थी, तो उन्होंने रिटन टेस्ट रखे थे। यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई थी। उसके बाद 1850 आते हैं, यूएसए में भी सेम चीज़ हुई, उन्होंने भी सिविल सर्विसेज के लिए टेस्ट बिल्ड किए। तो पहले चाइना ने किया, फिर यूएसए ने किया। फिर आते हैं 1890 पे। 1890 में जेम्स कैटल ने क्या किया था? इन्होंने एक मेंटल टेस्ट डेवलप किया था कॉलेज स्टूडेंट्स को असेस करने के लिए। किस किस चीज़ में असेस कर रहे थे ये? उनकी स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए, वो पेन को कितना रेजिस्ट कर सकते हैं, उनका रिएक्शन टाइम क्या है। तो उनकी मेंटल डेवलपमेंट को असेस करने के लिए, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को असेस करने के लिए जेम्स कैटल ने 1890 में करा था। तो ये हो गया तीसरी चीज़। हम ईयर वाइज चल रहे हैं। चौथा ईयर आ जाता है 1905, जो आपको देख के याद आ जाना चाहिए 1905 इतना इंपॉर्टेंट ईयर क्यों है। ये वही ईयर है जब बिने और साइमन ने मिलके, एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने मिलके फ्रांस में बच्चों के लिए ऐसा टेस्ट बनाया था, जिसमें वो ये चीज़ क्लासीफाई कर पाए कि कौन से बच्चे फास्ट हैं और कौन से स्लो हैं। तो ये मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, उस टाइम पे रिटार्डेड बोला जाता था, आजकल हम डिसेबल बोलते हैं। तो वो बच्चों के लिए बनाया गया था, जिसमें वो फ्रांस की किसी स्कूल ने उनको बोला था कि हमें ये देखना है कि हमारे क्लास में कौन से बच्चे फास्ट हैं और कौन से स्लो हैं। उसको जज करने के लिए इन्होंने ये स्केल डेवलप किया था। उसके बाद 1916 पे आते हैं। 1905 के बाद 1916 पे आते हैं। 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लुइस टर्मन ने एक टर्म दिया था हमें, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, और वो उन्होंने डेवलप किया था इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट डेवलप किया था। क्योंकि ये टेस्ट वो बिने और साइमन से ही टेस्ट को उसको लेकर ही, उसके बेस के ऊपर ही बना हुआ है, इसलिए इसका नाम स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट है। फिर 1920 और 1940 के बीच में फैक्टर एनालिसिस टेक्निक का यूज़ करना शुरू करा लोगों ने, और फैक्टर एनालिसिस, प्रोजेक्टिव टेस्ट, इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो गई, जो हमने अभी तक अपने यूनिट्स में पढ़ा है। 1941 और 1960 के बीच में बहुत सारे वोकेशनल इंटरेस्ट के टेस्ट बने, जैसे आपके करियर इंटरेस्ट क्या है उससे रिलेटेड, जो आजकल आपको 11th में स्कूल में भरवाए भी जाते हैं, 10th में भरवाए जाते हैं, जब आप एक करियर चूज करने लगते हो, स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। 1961 और 80 के बीच में न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी शुरू हो गई थी। फिर आते हैं 1980 में। 1980 से लेके अब प्रेजेंट डेट तक की बात कर रहे हैं। अब तो इसके बेस पे इतने सारे टेस्ट बन रहे हैं जो कंप्यूटर के थ्रू रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, स्कोरिंग भी कंप्यूटर में हो सकती है, और उसकी इंटरप्रिटेशन भी कंप्यूटर में हो सकती है। तो ये थी पूरी हिस्ट्री उसकी। तो ये ईयर वाइज आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। तो पर्सनालिटी की असेसमेंट की बात चल रही थी, हिस्ट्री शुरू कैसे हुई थी, और अगर देखा जाए कि पर्सनालिटी की स्टडी कब से करना शुरू हो गए थे, तो सबसे शुरुआत सबसे पहले हिप्पोक्रेटिस ने की थी, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे। अभी आप हम पढ़ेंगे ना तो आपको दिखेगा कि स्टार्टिंग में फिलोसोफर्स ही पढ़ते थे पर्सनालिटी को। बाद में जब कार्ल यूंग आए तो एक्चुअली में साइकोलॉजिस्ट का आना शुरू हुआ। स्टार्टिंग में जो लोग पर्सनालिटी के बारे में बताते थे वो सारे फिलोसोफर्स ही थे।
तो ग्रीक फिलोसोफर, फिजिशियन भी थे, फिलोसोफर भी थे हिप्पोक्रेटिस। इन्होंने 4 उसके हिसाब से, फ्लूइड्स के हिसाब से बोला था, जो हमने पढ़ा भी है अपने यूनिट में। ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल के हिसाब से इन्होंने पर्सनालिटी 4 बता दी थी। उसके बाद गैलन आए थे। गैलन ने क्या किया था, इन्होंने हिपोक्रेटिस के ही 4 फ्लूइड को 4 टेम्परामेंट्स में डिवाइड कर दिया था। उन्होंने बोला था सैंग्विन टेम्परामेंट होता है, क्लोरिक होता है, फ्लेम होता है, मेलंकोलिक होता है। तो ये यहाँ पे गैलन आए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ था, अभी तक तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हो रही थी, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं उससे रिलेटेड, पूरा वो बायोलॉजिकली देखा जा रहा था पर्सनालिटी को। फिर विलियम वुंड्स आए। विलियम वुंड्स ने क्या किया, इन्होंने एक लैब लिप्जिग जर्मनी में पहली लैब बनाई साइकोलॉजी के लिए, और वहाँ पे प्रॉपरली इसकी स्टडी होती थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है। विलियम वुंड ने 1879-80 में फर्स्ट साइकोलॉजी लैब बनाई लिप्जिग जर्मनी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, हमेशा आपको ये 3 चीज़ें याद रहनी चाहिए। कौन सी ईयर में बनाई, किसने बनाई और कहाँ बनाई। इन्होंने ह्यूमन बॉडी और पर्सनालिटी को अलग अलग बताया। इन्होंने बोला हम बॉडी को के बेस पे किसी की पर्सनालिटी नहीं देख सकते, उसमें साइकोलॉजी का आना भी ज़रूरी है, उसका माइंड भी तो इन्वॉल्व है, उसकी उसमें वैल्यूज़ हैं, एटीट्यूड्स हैं, उसकी सोच भी है। तो सिर्फ उसकी बॉडी के अंदर कितना ब्लड है, कितना फ्लेम है, उससे नहीं आप बता सकते कि उसकी पर्सनालिटी क्या है। तो इन्होंने थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टच दिया था पर्सनालिटी की स्टडी को। फिर उसके बाद 1905 में एडवर्ड स्प्रैंगर, जर्मन फिलोसोफर। अब यहाँ पे आप देखो, अभी फिलोसोफर्स ही चल रहे हैं अभी तक। यहाँ पे जर्मन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने 4 एटीट्यूड्स बताए थे पर्सनालिटी से रिलेटेड। वो एटीट्यूड क्या थे, आर्टिस्टिक एटीट्यूड होते हैं, जो लोग आर्टिस्टिक होते हैं बहुत, रिलीजियस एटीट्यूड्स वाले होते हैं, थ्योरेटिक होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं। इनकी फिलॉसफी इतने ज़्यादा चली नहीं, इतनी फेमस नहीं है, बट स्टिल क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो इनको मार्क करना ज़रूरी है। फिर एरिक फ्रॉम है, जो काफ़ी जाने माने वो हैं साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर हैं, ये एक्चुअली जर्मन फिलोसोफर हैं ये भी। विलियम वुंड भी जर्मन थे, एडवर्ड स्प्रैंगर भी जर्मन थे, और एरिक फ्रॉम भी जर्मन थे। तो इन लोगों ने भी अपनी अपनी पर्सनालिटी को साइकोलॉजिकल तरीके से समझाने की कोशिश की थी अपनी पर्सनालिटी स्टडीज़ में। तो यहाँ पे ह्यूमंस को 4 ओरिएंटेशन दी एरिक फ्रॉम में, कि एक्सप्लॉयटेटिव हो सकते हैं, होर्डिंग हो सकते हैं, रिसेप्टिव हो सकते हैं, मार्केटिंग हो सकते हैं। ये 4 ओरिएंटेशंस होती हैं। हमें वैसे इसकी डिटेल नहीं जाननी है, क्योंकि ये हमको इतना ज़्यादा इसमें अभी हमारे सिलेबस में भी नहीं है, और इतनी ज़्यादा पॉपुलर है भी नहीं है थ्योरीज। फिर आते हैं कार्ल यूंग पे, जहाँ से ज़्यादा काम शुरू होता है। 1922 में ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। अब यहाँ पे देखो, फिलोसोफर से हम साइकोलॉजिस्ट पे आ गए हैं, तो मेनली यहाँ से साइकोलॉजी का काम अब शुरू हुआ है। तो कार्ल यूंग जो थे वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। वो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने बिहेवियर को ऑलवेज प्रेफर सर्टेन आइडेंटिफाइबल बिहेवियर इफ दे आर गिवन अ फ्री चॉइस। तो ये कहते थे कि अगर कुछ ऐसे बिहेवियर हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर लें, तो उसके बेस में हम पर्सनालिटी को हम वो डिराइव कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल थोड़ा सा और ज़्यादा इसके अंदर शुरू हो गया था, साइकोलॉजी की एंट्री होना। तो इन्होंने भी अगर आपको याद हो कि इनकी थ्योरी में अनकॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव पर्सनल अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, इन सब चीज़ों की बात की थी, और आर्कीटाइप्स के बारे में बात की थी इन्होंने। और ये बोलते थे कि हम सब के अंदर, फ्रॉइड की थ्योरी से ही इन्होंने थोड़ा बहुत रिलेट किया था कि हमारे अंदर एक अनकॉन्शियस माइंड होता है, जिसको ये पर्सनल अनकॉन्शियस बोलते थे, और एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है, जो सब लोगों का एक साथ कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है माइंड। फिर आर्कीटाइप्स की इन्होंने बात की थी, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हर ह्यूमन के माइंड में कॉमन थॉट्स होते हैं, जिसको इन्होंने बोला था आर्कीटाइप्स होते हैं। इन्हीं की जो थ्योरी थी उसके बेस पे मायर ब्रिग्स एंड कैथरीन ब्रिग्स दोनों ने अपनी इन्वेंटरी बनाई थी, और उसमें इन्होंने अप्लाइड किसकी की थी, यूंग की थ्योरी को ही अप्लाइड किया था, और उसके बेस पे इन्होंने अपने क्वेश्चंस बनाए थे। और क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता था, पहली चीज़ ये होती थी कि प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है किसी की, इंटरनल है या एक्सटर्नल है।
मतलब कोई इंट्रोवर्ट है तो उसको इंटरनल ज़्यादा बेटर लगेगा, एक्सट्रोवर्ट है तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रेफर करेगा। फिर पूछा कि सोर्स ऑफ परसेप्शन किस तरह का है, उसका सेंसिंग है या इंट्यूशन है। सेंसेस के थ्रू काम करते हैं, परसीव करते हैं चीज़ों को ज़्यादा, या इंट्यूशन के बेस पे चलते हैं। प्रेफर डिसीजन मेकिंग सिस्टम, डिसीजन कैसे लेते हैं, लॉजिक के बेस पे या फीलिंग्स के बेस पे। लाइफस्टाइल किस तरह की है, ऑर्डर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, या अडेप्टेबल है कि जैसे जो आया उस तरीके से एडजस्ट करना है, या पहले से ही फिक्स्ड ऑर्डर में चलते हैं। तो इस 4 कॉन्सेप्ट्स के बेस पे इन्होंने अपने वो बनाई थी, इन्वेंट्री बनाई थी क्वेश्चन आंसर्स की। तो उसमें जो कॉग्निटिव फंक्शन 4 ये लोग चेक कर रहे थे, वो सेंसरी परसेप्शन था, सेंसरी जजमेंट था, इंट्यूटिव फीलिंग थी, इंट्यूटिव थिंकिंग थी। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे साइकोलॉजी की प्रॉपर बिहेवियर से रिलेटेड जो है असेसमेंट वो शुरू हो गई थी। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर आता है ओएसएस। ओएसएस में, ओएसएस का फुल फॉर्म है ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज। ओएसएस क्या चीज है, ओएसएस क्या था, 1942 में डोनोवन एंड मुर्रे ने क्या किया था, डोनोवन और ये मुर्रे 2 नाम है, इन्होंने एक जर्मन असेसमेंट सेंटर बनाया था जहाँ पे वो कुछ एप्लीकेंट्स को स्क्रीन करते थे, मतलब उनका टेस्ट लेते थे। तो वो सिलेक्ट करते थे एप्लीकेंट्स, किस लिए सिलेक्ट किया जाता था, वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। यूएसए को वर्ल्ड वॉर 2 के लिए लोग चाहिए थे, तो इन लोगों ने एक टेस्ट बनाया था जिसमें ये कुछ लोगों को जिनकी असेसमेंट की जाती थी, इवैल्यूएशन की जाती थी, किसके बेस पे, किस बेस पे करते थे ये, कॉम्पिटेंस के बेस पे। सो William Donovan, a World War I hero and a Wall Street banker, was the director. Donovan and Murray used German Assessment Center to screen applicants for the OSS. ये OSS क्या था, ये OSS एक टीम क्रिएट कर रहे थे, यूएस से वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने के लिए एक टीम बना रहे थे, जिसके लिए इनको कुछ लोग चाहिए थे। तो वहाँ पे ये कुछ लोगों की इवैल्यूएशन टेस्ट ले रहे थे उन लोगों का, तो वो एक तरीके से असेसमेंट कर रहे थे उनकी। अब यहाँ पे देखते हैं असेसमेंट किस बेस पे हो रही थी, क्या चीज असेस करते थे। इट्स सेलेक्टेड कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन ऑफ कॉम्पिटेंस, नॉट द एब्सेंस ऑफ साइकोपैथोलॉजी। तो साइकोपैथोलॉजी मतलब उनको कोई प्रॉब्लम है वो सब चीजें नहीं देखते थे, वो सिर्फ ये देखते थे कि कौन कितना कॉम्पिटेंट है, कि वो कितना अच्छे से अपने काम को कितना इफेक्टिवली कर सकता है। वो अपनी रिसर्च को बार बार वैलिडिफाई करते थे अपने प्रोसेस को। तो ये वहाँ पे मेन चीज़ थी कि उन्होंने कॉम्पिटेंसी के बेस पे करा था। तो ओएसएस भी एक तरीके का पर्सनालिटी असेसमेंट करके ही बनाया गया था। ओएसएस, ओएसएस मतलब ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज। ये 1942 की बात कर रहे हैं। फिर आते हैं इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन पर्सनालिटी असेसमेंट। 2 ही स्टेप है। क्या स्टेप है पर्सनालिटी असेसमेंट में, पहले तो एक एजेंडा बनाना है, स्टिपुलेट द एजेंडा फॉर पर्सनालिटी असेसमेंट। एजेंडा क्या है, मेनली क्या एजेंडा होता है कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस ढूंढने हैं सबके अंदर, कि सबकी पर्सनालिटी में क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। दूसरा स्टेप, इट मस्ट बी डिसाइडेड एज टू विच एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी वन वांट्स टू मेजर। फिर उसके बाद आप ये देखो कि आप पर्सनालिटी कौन सी चीज़ पे फोकस करना चाहते हो। तो वैल्यूज पे फोकस करना चाहते हो कि ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहते हो। जस्ट एन एग्जांपल है ये, जैसे सपोज इफ वन वांट्स टू असेस पर्सनालिटी फ्रॉम इनसाइड आइडेंटिटी देन अ मेजर ऑफ वैल्यू इज नीडेड। अगर आप उसकी पर्सनालिटी को अंदर से देखना चाहते हो कि वो इनसाइड से कैसा है, अंदर से मतलब उसकी सोच कैसी है, तब हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसकी वैल्यूज, उसके बिलीव्स, इस चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम उसके परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं बाहर से कि किस तरीके से वो परफॉर्म करता है, जैसे कि ऊपर ओएसएस में देखा गया था, तो वो टोटली अलग डिफरेंट असेसमेंट हो जाती है, जिसको हम ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस भी बोल सकते हैं कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो पहले ये डिसाइड करना है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके वो होने चाहिए एजेंडा में, कि आप देखो कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फिर उसके बाद उन डिफरेंसेस में कौन सा पर्टिकुलर डिफरेंस के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो। पर्सनालिटी असेसमेंट की रिलेटेड फील्ड्स क्या क्या है, एस्ट्रोलॉजी,
एस्ट्रोलॉजी क्या है? आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लैनेटरी पोजीशन, इसके बेस में आपके बारे में प्रिडिक्ट किया जाता है कि आपके साथ आगे क्या होगा, आप कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे। तो एस्ट्रोलॉजी भी एक तरीके से पर्सनालिटी असेसमेंट है, लेकिन इसमें ज़्यादातर आपका फीडबैक सिर्फ इतना ही चाहिए होता है कि आपका डेट और टाइम ऑफ बर्थ कितना है और प्लेस ऑफ बर्थ कितना है, बस बायोलॉजिकल फीडबैक चाहिए होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी की जो शुरुआत हुई थी 25 सेंचुरीज अगो मेसोपोटामिया में हुई थी। दूसरा तरीका है बायोरिदम। बायोरिदम में ये देखा जाता है कि आपका फिजिकल, इमोशनल और मेंटल साइकिल्स किस तरह चलते हैं आपकी बॉडी के अंदर। इसमें ये विल्हेम फ्लीस ने करा था, ये कोलीग थे सिगमंड फ्रॉइड के। इन्होंने कहा था कि हमारे बॉडी में 3 साइकिल्स कंटिन्यूसली चलते हैं, फिजिकल, इमोशनल और मेंटल। जैसे ही हमारा बर्थ होता है ये सारी चीज़ें हमारे अंदर चलती रहती हैं, फिजिकल, इमोशनल और मेंटल। तो जब हम इन चीज़ों को किसी के नोट कर लें तो हम उसके पर्सनालिटी के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर आता है पामिस्ट्री। पामिस्ट्री तो हमें पता है, हाथ दिखाते हैं जैसे हम किसी को, वो पामिस्ट्री होता है। तो ये चाइना में स्टार्ट हुआ था 3000 BC में, कि आप किसी को अपना पाम के ऊपर जो फोल्ड्स हैं, लाइंस हैं, उसके बेस पे वो आपकी पर्सनालिटी, आपका फ्यूचर बिहेवियर प्रिडिक्ट कर दे। फिर ह्यूमरल थ्योरी आई थी। ह्यूमरल थ्योरी किसकी थी? हिपोक्रेटिस की थी। हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि उन्होंने बॉडी के अंदर 4 फ्लूइड्स की बात की थी, ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, और उसके बेस पे उन्होंने पर्सनालिटी बताई थी। और सोमैटोटाइप जो शेल्डन ने बोला था कि बॉडी बिल्ड के बेस पे होता है। बॉडी बिल्ड कैसी? जैसे कि एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। तो ये भी हम सारी थ्योरीज इससे पहले वाले ब्लॉक में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं। मीनिंग एंड पर्पस ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। मीनिंग तो हमें पता चल गया कि पर्सनालिटी असेसमेंट का क्या होता है। अब पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हमें इसमें इन चीज़ों के बारे में पता करना होता है, सोशल ट्रेट्स के बारे में, मोटिव्स के बारे में, पर्सनल कंसेप्शंस और एडजस्टमेंट के बारे में। सोशल ट्रेट्स क्या होते हैं कि सोशली आप किस तरीके से बिहेव करोगे, आप सोशली कैसे करते हो, फ्रेंडली हो, ऑनेस्ट हो, डोमिनेंट हो, रिस्पॉन्सिबल हो, शाही हो, इन चीज़ों की असेसमेंट करना। मोटिव्स, आपको कौन से मोटिव ज़्यादा ड्राइव करते हैं? नीड टू अर्न मनी, पैसा कमाना आपको ज़्यादा मोटिवेट करता है, प्रेस्टीज अर्न करना, एकेडमिक, अपने आप को एकेडमिकली अपडेट करना। किस तरह का नीड है या किस तरह का मोटिव है जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है परफॉर्म करने के लिए, जिसको हम नॉन बायोलॉजिकल नीड कह सकते हैं, जिसको पर्सनालिटी डायनामिक्स भी बोलते हैं। पर्सनल कंसेप्शन मतलब आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपका एटीट्यूड किस चीज़ के ऊपर कैसा है। और चौथी चीज़ आ जाती है एडजस्टमेंट, कि आप किस तरीके से अपनी रिलेशनशिप में, अपने ग्रुप में, अपनी सोसाइटी में एडजस्ट होते हो, कितना सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप आपका है लोगों के साथ, हार्मनी कितनी है, कन्फर्मेंस कितनी है, अडेप्टेशन कितनी है आपकी लाइफ के साथ। So adjustment is the process by which a living organism maintain balance between its needs and circumstances. तो आपके नीड्स और आपके सर्कमस्टेंसेस के बीच में आप कितने अच्छे से बैलेंस बना लेते हो। तो ये हमारी मीनिंग है असेसमेंट का, कि हमें ये 4 चीज़ें असेस करनी होती हैं, और यही हमारा पर्पस होता है पर्सनालिटी असेसमेंट का। फिर आ जाते हैं मेन चीज़ पे, टेस्टिंग एंड मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। असेसमेंट, जितने भी असेसमेंट के टेस्ट होते हैं उसके अंदर ये 4 चीज़ें अगर नहीं हैं तो आपकी वो टेस्ट यूजलेस है। पहली चीज़ स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्म्स, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है कि हम बहुत सारे लोगों के ऊपर वो टेस्ट लेते हैं और एक एवरेज निकालते हैं कि कितना नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कितना स्कोर आ रहा है, और उसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट मान के चलते हैं कि एवरेज अगर ये आ रहा है तो इससे हम स्कोर कंपेयर करेंगे, उस एवरेज से कम वालों को हम लो स्कोरर कहेंगे, उस एवरेज से ज़्यादा वालों को हम हाई स्कोरर कहेंगे। लेकिन एवरेज कैसे निकलेगी? जब हम बहुत सारे लोगों के ऊपर टेस्ट करेंगे उसकी एवरेज निकलेगी और उसको हम एक स्टैंडर्डाइज स्कोर मानेंगे।
और ये टेस्ट जब हम करेंगे सारे लोगों पे, मान लो आप 100 लोगों पे कर रहे हो, तो सेम कंडीशंस होनी चाहिए, सेम तरीके से होना चाहिए, मतलब एकदम एग्जैक्ट कॉपी होनी चाहिए उस टाइम पे। ये नहीं कि आप करने वाला पर्सन भी सेम होना चाहिए, आप किसी और से टेस्ट नहीं करा सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए 50 लोगों का आप कर रहे हो 50 का कोई और, या 50 का आप किसी एक जगह पे कर रहे हो 50 का दूसरी जगह पे। हर चीज सेम होनी चाहिए, तब जाके उसको एक स्टैंडर्डाइज स्कोर माना जाएगा। सो स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? कॉन्सेप्ट रेफर्स टू यूनिफॉर्म प्रोसीजर दैट आर फॉलोड इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग ऑफ असेसमेंट टूल। फॉर इंस्टेंस इन सेल्फ रिपोर्ट स्केल मतलब जब लोगों से पूछा जाता है, examiner must make every effort to ensure that subjects read and understand the printed instructions, respond to the same questions, and stay within any stated time limit. It also involves information in the manual about the conditions under which assessment should or should not be given. तो जब आप इतने सारे लोगों का टेस्ट लेते हो तो आप एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी बनाते हो कि हमने जब सबका टेस्ट लिया तो हमने इन बातों का ध्यान रखा कि कितने टाइम पीरियड का वो टेस्ट है, कैसे उसको कंडक्ट करना है, सारे क्वेश्चंस किस तरीके से फिल करने हैं, आपने सामने क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते हो और सेम तरीके से आप हर एक का टेस्ट लेते हो। तो उससे आपका एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर बनता है। फिर आगे जितनी बार भी टेस्ट होता है सबको वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना होता है। स्टैंडर्डाइजेशन के बाद नॉर्म्स बनते हैं। नॉर्म्स क्या होता है? जो स्टैंडर्डाइज पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट होता है उससे हमें एक स्कोर मिल जाता है, रॉ स्कोर। उस रॉ स्कोर को हम एक एवरेज बना लेते हैं और उसी से हमें पता चलता है कि हाई स्कोर कितना है और लो स्कोर कितना है। हाई और एवरेज और रिलेटिव रॉ स्कोर ऑन द टेस्ट, सच इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड टेस्ट नॉर्म्स। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को हम नॉर्म्स कहते हैं। रॉ स्कोर रैंक्स लो, हाई और एवरेज। वो स्कोर या तो लो होगा या हाई होगा या एवरेज होगा। और एवरेज हमें कैसे पता चली थी? स्टैंडर्डाइजेशन करा था हमने, उसमें हमें एवरेज पता चली थी कि ये एवरेज होती है। उस रॉ स्कोर को हम परसेंटाइल में चेंज करते हैं और उसके बाद आगे उसकी असेसमेंट होती है, उसकी इंटरप्रिटेशन होती है। परसेंटाइल में इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ऊपर जब टेस्टिंग होती है तो जब हम उससे कंपेयर करेंगे तो वो हम खाली रॉ स्कोर नहीं कर सकते, हमें उसे परसेंटाइल में चेंज करना ज़रूरी होता है। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स आते हैं तो वो परसेंटाइल में आपकी रैंक बताते हैं ना, किसी किसी कॉम्पिटिशन में आप देते हो जब परसेंटाइल में बताते हैं। फॉर सपोज आपका स्कोर आया है 75% स्कोर आया है, ठीक है, इसका मतलब आपकी 75th परसेंटाइल है। मतलब कहने का ये है कि आप टेस्ट स्कोर ग्रेटर देन 75%, आपका स्कोर 75% है, मतलब आपके नीचे 75% लोगों ने उस चीज़ का एग्ज़ाम दिया था, उतने लोगों ने स्कोर किया है इतना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई ऐसा स्कोर आया है मान लो जो 75% लोगों ने दिया था उससे ज़्यादा है, तो दैट मीन्स आपका 75th परसेंटाइल है कि जितने लोगों ने 75% लोगों ने स्कोर जिनका स्कोर आया है उससे आपका स्कोर ज़्यादा है, तो आपकी 75th परसेंटाइल बनती है। तो इस तरीके से ये परसेंटाइल में निकाला जाता है कंपेयर करने के लिए कि आपका कितने लोगों से स्कोर ज़्यादा है। सिर्फ रॉ स्कोर से ये नहीं पता चल सकता ना कि आपका कितने लोगों से स्कोर ज़्यादा है। अगर मैं बोलूँ कि आपका सपोज 80th परसेंटाइल आया आपका, या मैं आपको खाली रॉ स्कोर बता दूँ आपका कि आपके इतने नंबर आए हैं, कुछ भी नंबर मैंने कैलकुलेट करके जैसे जो भी मेरा स्कोर है बता दिया कि आपके 152 कुछ मार्क्स रॉ स्कोर आया है। आपको 152 से ये आइडिया नहीं लग रहा है ना आपने कितना अच्छा किया कितना ख़राब किया, आपसे कम कितने लोग थे आपसे ज़्यादा कितने लोग थे, इसका तो कोई आइडिया लगेगा ही नहीं। लेकिन मैं बोलूँ अगर आपको कि आपकी 80th परसेंटाइल आई है तो इससे आपको क्या पता चला कि मैंने 80% लोगों से बेटर किया, तो इसलिए इसको परसेंटाइल में चेंज किया जाता है। फिर आती है रिलायबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलायबिलिटी किसी टेस्ट में होने का मतलब है आप उस टेस्ट को अगर दोबारा उस पर्सन पे लेते हो तो रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उसका घर में टेस्ट लिया तो अलग आ गया, वो बाहर गया वहाँ आपने टेस्ट लिया तो उसका कुछ और रिजल्ट आ गया। एनवायरनमेंट बदलने से स्कोर में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। आप उसकी पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हो, आप उसकी शाइनेस या सोशेबिलिटी या जो भी चेक कर रहे हो,
अगर वो कहीं भी हो, कहीं भी किसी भी एनवायरनमेंट में हो, थोड़ा बहुत टेस्ट रिलेटेड आना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए इन चीज़ों में। So reliability means repeated administration of the same test or another form of test should yield reasonably the same results of score. तो रिलायबिलिटी में बेसिकली यही देखा जाता है कि बार बार अगर आप किसी पर्सन का टेस्ट ले रहे हो तो सेम रिजल्ट या स्कोर आना चाहिए। मान लो मेरी जगह कोई और भी आके उस पर्सन का टेस्ट ले, मैंने एक बार टेस्ट लिया, कुछ स्कोर आया उसका, किसी और ने उसका टेस्ट लिया, स्कोर आया, तो हम दोनों के स्कोर भी काफ़ी सिमिलर होने चाहिए। स्कोरर टेस्ट लेने वाला बदल जाए तो ये थोड़ी है कि सामने वाले की परफॉर्मेंस भी बदल जाएगी। तो वो रिलायबल टेस्ट होता है जिसमें सामने वाले की परफॉर्मेंस के स्कोर ऑलमोस्ट सेम आते हैं जितनी बार भी उसका टेस्ट लिया जाए। इसमें टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी देखी जाती है। 2-3 तरीके से हम रिलायबिलिटी देख सकते हैं। पहला है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट का मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी ऑफ असेसमेंट टेक्निक व्हेन गिवन टू सेम ग्रुप ऑन डिफरेंट ओकेजन। आपने उसको एक जगह एक बार टेस्ट लिया, आपको लगा कि मुझे दोबारा चेक करना चाहिए कि पता नहीं स्कोर ठीक आया है कि नहीं आया है, फिर आपने थोड़े दिनों बाद फिर से टेस्ट लिया उसका रीटेस्ट, फिर आपने जो स्कोर आया उन दोनों का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाला। ये स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर होता है कैलकुलेट करके, तो वो दोनों को कैलकुलेट करके कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाला, तो अगर 70 के आसपास आ जाता है जो कि 1 के पास होता है, तो 1 के पास आना मतलब बहुत अच्छा होता है, तो 70 के आसपास आ रहा है जो यूजुअली आता है इसमें, तो इसका मतलब आपका टेस्ट रिलायबल है। इतना कोरिलेशन है दोनों स्कोर्स में, चाहे आपने पहली बार टेस्ट लिया उसका स्कोर, दूसरी बार लिया उसमें इतना कोरिलेशन आ रहा है 70 के आसपास का, दैट मीन्स आपका टेस्ट रिलायबल है। इससे कम हो जाएगा तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे ज़्यादा होना चाहिए, 1 के पास होना चाहिए। सेकेंड तरीका होता है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ में आप क्या कर सकते हो, अपने टेस्ट के क्वेश्चंस को ऑड इवन नंबर में बांट दो। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 7 इस वो सारे एक जगह लिख दो, 2, 4, 6, 8 सारे दूसरी जगह लिख दो। पहले उसको ऑड वाला टेस्ट, ऑड वाले क्वेश्चंस दो, वो वाले भरवा लो, फिर थोड़ी देर बाद इवन नंबर वाले क्वेश्चंस दो, उसको भरवा लो, और आपस में दोनों के स्कोर्स को कोरिलेट कर लो। मतलब आपने अपने टेस्ट को 2 में डिवाइड कर दिया, 2 में डिवाइड कर दिया और उसके बाद 2 बार उसका टेस्ट लिया, पहले ऑड नंबर्स वाले आइटम्स का फिर इवन नंबर्स का, और आपस में कोरिलेशन निकाल के देख लिया। कोरिलेशन अगर 1 के आसपास आ रहा है दैट मीन्स आपका टेस्ट रिलायबल है। इससे ये आइडिया लग जाता है कि आपके टेस्ट की इंटरनल कंसिस्टेंसी ठीक है एकदम। इंटरनल कंसिस्टेंसी मतलब जो क्वेश्चंस आपने बनाए हैं वो सारे सही बने हैं, एकदम उसी से रिलेटेड बने हैं जो आपको टेस्ट करना है। थर्ड टाइप ऑफ रिलायबिलिटी हो जाती है रिलायबिलिटी ऑफ पैरेलल फॉर्म्स। रिलायबिलिटी ऑफ पैरेलल फॉर्म्स का मतलब है आपने दो टेस्ट बना लिए सेम सिमिलर तरह के, एक वर्जन आपने बनाया और वैसे सिमिलर दूसरा वर्जन भी बना लिया, सेम लोगों के ऊपर दोनों ही टेस्ट लिए, दोनों में अलग अलग क्वेश्चंस थे लेकिन दोनों में क्वेश्चन जो थे वो उसी चीज़ को मेजर करने के लिए थे जो आप करना चाहते हो, और जो उन दोनों टेस्ट के स्कोर है उनको आपस में कोरिलेट करके देख लिया कि कितना आ रहा है कोफिशिएंट। तो मतलब आपने 2 तरीके के टेस्ट बना लिए जो दोनों ही टेस्ट में आप एक ही चीज़ मेजर कर रहे हो और उन दोनों के स्कोर आपने आपस में कोरिलेट कर लिए। और लास्ट में आता है इंटरस्कोरल रिलायबिलिटी। इंटरस्कोरल रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि मतलब 2 लोग हैं जो स्कोर कर रहे हैं, वो करेंगे असेसमेंट करेंगे। पहले एक बंदे ने असेसमेंट करी पूरे ग्रुप की और स्कोर निकाला, फिर दूसरे ने करी और दोनों ने अपने स्कोर्स आपस में मैच करके देख लिए। तो इस तरीके से रिलायबिलिटी देखी जाती है कि जो टेस्ट बना है ना असेसमेंट का, जो उसमें कितनी रिलायबिलिटी है, स्कोर्स कितने ज़्यादा मैचिंग आ रहे हैं हर बार। बहुत ही डिफरेंस आएगा अगर स्कोर में तो इसका मतलब टेस्ट में कुछ गड़बड़ है। फिर आती है वैलिडिटी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बार क्या होता है रिलायबिलिटी होती है, वैलिडिटी नहीं होती। टेस्ट में स्कोर तो सेम आ रहा है लेकिन जो पूछा जा रहा है वही गलत है, टेस्ट में क्वेश्चन ही कुछ और पूछे जा रहे हैं जो उससे मतलब ही नहीं है जो आपको चाहिए। तो वैलिडिटी वो होती है कि आपने जो टेस्ट बनाया है वो उसी चीज़ के ऊपर बना है जो आपको जो चीज़ पता करनी है। जैसे आप किसी की एंग्जाइटी के बारे में पूछना चाहते हो या किसी की इंटेलिजेंस के बारे में जानना चाहते हो या डिप्रेशन क्यों है,
एम्पैथी के बारे में जाने, कितना एम्पैथाइज करता है वो, जो चीज़ें हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, जिनको हमें लोगों को क्वेश्चनेयर वगैरह भरवा के ही पता चलता है, इनको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्ट। इन चीज़ों को कॉन्स्ट्रक्ट बोला जाता है साइकोलॉजी की लैंग्वेज में। कॉन्स्ट्रक्ट का मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो सामने नज़र नहीं आती, कौन कितना एम्पैथेटिक है, कौन कितना दूसरों के लिए फील करता है, ये आप उसकी शक्ल से नहीं देख सकते जब तक आप उससे कुछ क्वेश्चंस ना भरवाओ। या किसको कितनी एंग्जाइटी होती है, ये चीज़ आपको तब पता चलेगी जब वो आपके टेस्ट असेसमेंट टेस्ट को देगा। तो वैलिडिटी में जब आपका जो टेस्ट है उसी कंस्ट्रक्ट को चेक करने के लिए बना है जिसको आप चाहते हो चेक करना, तो वो वैलिड टेस्ट माना जाता है। इसमें भी 3 तरह की वैलिडिटी है। पहली है कंटेंट वैलिडिटी। असेसमेंट टूल मस्ट इंक्लूड दोज आइटम्स हुज कंटेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर डोमेन और डायमेंशन। आपके कंटेंट जो है, आपकी जो क्वेश्चनेयर बना है या आपका जो भी इंटरव्यू के लिए आपने जो क्वेश्चंस के सेट, जो क्वेश्चंस लिखे हैं, या प्रोजेक्टिव टेक्निक है कोई, उसके अंदर जो चीज़ें आपने यूज़ करी है, जो भी आपका असेसमेंट टूल है, उसमें वही चीज़ें हैं जो चीज़ उसको ही असेस कर रही है जो आप असेस करना चाहते हो। कुछ ऐसा नहीं है जिससे, जैसे सपोज यहाँ पे लिखा है कि पर्सनालिटी टेस्ट अगर शाइनेस का है, तो उसमें एक्चुअली में वैसे ही क्वेश्चंस या उसको पढ़ के वैसा ही लगना चाहिए कि वो शाइनेस के बारे में पूछ रहा है, उसमें कोई और चीज़ें नहीं इंक्लूड होनी चाहिए। जैसे आप किसी की उसमें इंटेलिजेंस के बारे में अचानक से कुछ पूछने लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो उसमें सोशियबिलिटी, शाइनेस, इसी तरह की चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो एक कंटेंट वैलिड टेस्ट माना जाएगा। Content validity is entirely determined by agreement among experts that each item does in fact represent aspects of the variable। मतलब हम अपने टेस्ट बनाने के बाद एक्सपर्ट्स को दिखाते हैं, वो देख के बताते हैं कि जो जो चीज़ें उसमें लिखी है वो एक्चुअली में सही है कि नहीं है। फिर आता है क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी। Personality assessment is commonly undertaken for the purpose of making prediction about specific aspect। तो हम पर्सनालिटी असेसमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि कौन किस तरीके से बिहेव करता है और कब कैसे करेगा। तो बिहेवियर क्राइटेरियन बीइंग प्रिडिक्टेड में इंक्लूड एकेडमिक परफॉर्मेंस इन मैनेजमेंट स्कूल या ऑक्यूपेशनल सक्सेस। हम किसी की प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा, मैनेजमेंट स्कूल में जाएगा तो, या अपने ऑक्यूपेशन में किस तरीके से परफॉर्म करेगा। The extent to which a test accurately forecasts some agreed upon criterion measure determined by correlating subject score on the test with their scores on the independently measured criteria। तो इसमें क्या होता है कि आपने जो प्रिडिक्ट किया है अपने टेस्ट के थ्रू, उसका जो स्कोर आया है, अगर वो स्कोर उसके प्रेजेंट परफॉर्मेंस से मैच कर जाए तो इसका मतलब आपकी क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी बिल्कुल ठीक है, वैलिड है। जो उसकी परफॉर्मेंस है अभी की और जो आपके टेस्ट से प्रिडिक्ट हो रही है, वो अगर आपस में कोरिलेट हो रही है तो दैट मीन्स आपके टेस्ट में क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है। प्रिडिक्शन के लिए करी जाती है क्राइटेरियन कि आगे भी वो इस तरीके से करेगा कि नहीं करेगा। इसमें 3 टाइप है, जैसे कि प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, जो ये बता सके कि आगे इसका सेम फ्यूचर में कैसा बिहेवियर होगा। तो उस टेस्ट से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में किस तरीके से बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जो प्रिडिक्ट करता है कि स्कूल में कैसे परफॉर्म करेगा। कॉन्करेंट वैलिडिटी होता है। कॉन्करेंट वैलिडिटी होता है कि आपने उसका एक टेस्ट लिया और वैसा ही सेम टेस्ट उसने कहीं और दिया, उन दोनों के स्कोर्स आपस में काफ़ी कोरिलेट हो गए अगर, तो दैट मीन्स आपकी टेस्ट में कॉन्करेंट वैलिडिटी है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ अ पर्सन स्कोर्स ऑन अ टेस्ट दैट मेजर पैरानॉइड टेंडेंसी। कोई वो टेस्ट दे के आया है जिसमें पैरानॉय के बारे में असेस किया जाता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने उसका टेस्ट लिया, उस टेस्ट में आया कि इसके अंदर पैरानॉय टेंडेंसी है। पैरानॉय मतलब वो बहुत किसी चीज़ का डर होता है, वो टेंडेंसी है इसके अंदर। फिर आपने उसका टेस्ट लिया और आपके स्कोर से भी यही लग रहा है कि उसके अंदर पैरानॉय टेंडेंसी है, दैट मीन्स आपका और साइकोलॉजिस्ट का आपस में जो है कोरिलेट कर रहा है रिजल्ट, इसका मतलब आपकी उसमें कॉन्करेंट वैलिडिटी है। फिर आता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है? मोस्ट क्रूशियल है पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कहती है कि जो कंस्ट्रक्ट आप चेक कर रहे हो
जैसे सपोज हम लोग पैरानोया या एंजाइटी या डिप्रेशन की बात जो भी बात कर रहे थे, क्या एक्चुअली में वो उसी चीज़ को चेक कर रहा है या ये कुछ और चीज़ों को चेक कर रहा है। कुछ कंस्ट्रक्ट के एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं, जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक कंस्ट्रक्ट है, ईगो आइडेंटिटी एक कंस्ट्रक्ट है, सोशल इंटरेस्ट एक कंस्ट्रक्ट है, रिप्रेशन एक कंस्ट्रक्ट है। तो आपका टेस्ट कितने अच्छे से उस चीज़ को चेक कर रहा है, कितने बढ़िया से उस चीज़ को चेक कर रहा है, उसको आप बोल सकते हो कंस्ट्रक्ट वैल्यू। कितना अच्छा बना हुआ है, उस कंस्ट्रक्ट को कितने अच्छे से वो चेक कर पा रहा है। Construct validity is the process whereby evidence is gathered to demonstrate that test measure a hypothetical construct। तो इसमें हम ये चीज़ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में हमें ये शो करना पड़ता है कि हमारे टेस्ट से एक्चुअली में हम उस चीज़ को मेजर कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। जैसे किसी का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में स्टडी कर रहे हो आप, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आप ऐसे तो नहीं देख सकते किसी के अंदर, लेकिन जब आप उसकी असेसमेंट करोगे तो आप उसमें स्टडी कर सकते हो उसके स्कोर्स के थ्रू। तो इसमें आपको काफ़ी सारे उसके ऊपर स्टडीज करनी पड़ती है और आपस में स्कोर्स को कोरिलेट करना पड़ता है। फिर आता है कन्वर्जेंट वैलिडिटी, जो इसी के अंदर आएगा, कंस्ट्रक्ट के अंदर ही। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट को हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोल सकते हैं। कन्वर्जेंट वैलिडिटी का मतलब ये है कि मान लो आप डिप्रेशन के ऊपर स्टडी कर रहे हो और डिप्रेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारे ऐसे टेस्ट बने हुए हैं जो डिप्रेशन को मेजर करते हैं। आपने भी एक टेस्ट बना दिया जो डिप्रेशन को मेजर करता है, तो आपका स्कोर उनके स्कोर के साथ कितना कोरिलेट कर रहा है। वो आपने उस एक पर्सन का असेसमेंट किया, दूसरे टेस्ट से भी किया, अपने टेस्ट से भी किया, वो दोनों का स्कोर आपस में कितना कोरिलेट कर रहा है, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी। वी कैन कोरिलेट टेस्ट स्कोर्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट इन क्वेश्चन विद स्कोर्स फ्रॉम अनदर टेस्ट दैट प्रॉपर्ली मेजर्ड द सेम कंस्ट्रक्ट। तो दो पहले भी बहुत सारे टेस्ट बने हुए हैं, आपने एक नया बना दिया, अब आपको चेक करना है आपके टेस्ट में या आपके असेसमेंट टूल में कितनी कन्वर्जेंट वैलिडिटी है। तो आप क्या करोगे, आप सेम पर्सन का पहले पुराने टेस्ट से स्कोर करोगे, फिर अपने से, तो दोनों के स्कोर अगर आपस में रिलेटेड आ गए हैं, कोरिलेटेड, तो दैट मीन्स आपके टेस्ट में भी कन्वर्जेंट वैलिडिटी है। दूसरा आता है डाइवर्जेंट वैलिडिटी, जिसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपने ये देखना कि कितना आपका टेस्ट जो है ना वो डिप्रेशन के ऊपर ही फोकस कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो एंजाइटी के ऊपर भी फोकस कर रहा है, क्योंकि एक टेस्ट में एक ही चीज़ होनी चाहिए। अगर वो डिप्रेशन के लिए बना है तो उसमें एंजाइटी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप एक ऐसा टेस्ट उठाओगे जिसमें एंजाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप पहले उसके स्कोर को और अपने स्कोर को मैच करोगे। अगर दोनों आपस में कोरिलेट नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स आपके टेस्ट में डाइवर्जेंट वैलिडिटी है। आपके स्कोर, आपका डिप्रेशन के लिए जो टेस्ट बना है उसका स्कोर दूसरे टेस्ट से मैच नहीं होने चाहिए जो एंजाइटी के लिए बना है। अगर ऐसा है तो दैट मीन्स आपका जो टेस्ट है वो वैलिड है। लेकिन अगर आपका स्कोर दूसरे टेस्ट से जो एंजाइटी वाला जो टेस्ट है उसके साथ मैच हो गया या कोरिलेट हो गया, तो दैट मीन्स आपके टेस्ट में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एंजाइटी के बारे में पता कर रही हैं, तो आपके टेस्ट में गड़बड़ है इसका मतलब। तो डाइवर्जेंट वैलिडिटी से हम ये चेक कर लेते हैं कि दूसरे ऐसे टेस्ट जो हैं जो दूसरी क्वालिटीज़ को असेस कर रहे हैं, क्या उससे हमारा स्कोर कोरिलेट तो नहीं हो रहा, तो वो होती है डाइवर्जेंट वैलिडिटी। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हमें ये चीज़ पता चल सकती है कि हमने जो भी असेसमेंट टेक्निक यूज़ करनी है, चाहे वो सेल्फ रिपोर्ट है, चाहे इंटरव्यू है, चाहे क्वेश्चनेयर है, चाहे प्रोजेक्टिव टेक्निक है या ऐसे वर्ड एसोसिएशन टेक्निक है, जितने भी टेस्ट हमने पढ़े हैं, कि उनके अंदर कितनी वैलिडिटी है और कितनी रिलायबिलिटी है और कौन कौन सी वैलिडिटी है, कौन कौन सी रिलायबिलिटी है। फिर इसमें चैप्टर ख़त्म हो गया है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट यूनिट 2 शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ब्लॉक 4 का यूनिट 2। तो इसको मैं अभी यहीं एंड कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।